2 वर्ष पहले रेस्टोरेंट की रहस्यमय रोशनी कमरे में बरसी हुई थी। मच्छरों का ऑर्केस्ट्रा से होर ले रहा था। 30 साल, 2 महीने, दो दिन की उम्र का मैं प्रभात रस्तोगी अपने सबसे पसंदीदा टाइम पर यानी मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी किसी महिला ने पुकारा, प्रभात, कहाँ चले गए थे तुम? क्या कर रहे हो आजकल? मेरा तुम्हें कभी ध्यान नहीं आया? वो एक ही स्वर में ना जाने क्या क्या कहती गई और मैं अब पलक उसे निहारता रह गया। वो जरा भी नहीं बदली थी, बिल्कुल वैसी थी जैसे कॉलेज में दिखती थी। वो किसी की है, उसके तन मन जिंदगी पर किसी का अधिकार है। मेरे साथ तो वो यूं ही बात कर लेती थी। यह सोच जो अब तक घने कोहरे की तरह मेरे अस्तित्व पे छाई हुई थी, कहीं धीरे धीरे लुप्त सी होने लगी थी। अरे यहीं खड़े रहोगे? चलो बाहर लॉन में चलकर बैठते हैं। आनंद के सागर में डूबता उतरता मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ बाहर बेंच पर जा बैठा। कमजोर हो गए हो? बीमार थे क्या? उसकी मधुर आवाज खनकी। हर समय मशीन में उलझे रहते रहते होगे, अकेले थे ना? कोई बोलने वाला भी तो नहीं होगा? कहते कहते उसका स्वर कांप गया। सोचा कह दूं, क्यों पूछ रही हो? तुम तो मुझे अकेला छोड़ कर चली गई थी ना। सुनीता की शिकायतें अभी खत्म नहीं हुई थी, मेरी शादी पर भी नहीं आए। मैं इंतजार ही करती रही। ऐसे तो कोई भी नहीं करता। प्रभात, मेरी नज़र उसकी मांग में चमकती हुई सिंदूर पे अटकी हुई थी। कैसे कहता उसे कि तुम्हें किसी दूसरे की होते देख क्या सहजता मेरे लिए? फिर उसने अपने हाव भाव से कभी जाहिर भी तो होने नहीं दिया था कि जिससे मैं अपनी शादी साथ के सपने सजा पाता। सपना, हाँ सपना ही कहूँगा, क्योंकि सपने भी कभी हकीकत बदल ही नहीं पाए। मेरी सोच पर अनजाना ही उस लड़की का अधिकार हो गया। मैं नहीं जानता उस लड़की के प्रति मेरा वो शारीरिक आकर्षण था, उसकी निष्पष्ट दिल की खूबसूरती या उसके तेज दिमाग का प्रभाव, पर कुछ तो था उसमें जो दुनिया की हर चीज़ में मुझे वही वही नज़र आती। उसे देखने की, उसकी आवाज़ सुनने की ललक मेरे मन में हर वक्त लगी रहती थी। कभी कभी लगता वो भी मेरे बारे में कुछ तो सोचती ही होगी, नहीं तो क्यों इतनी देर बातें करती रहती थी मेरे साथ। फिर लगता यह उसका सरल उन्मुक्त व्यवहारिक है, उसके दिल में मेरे प्रति ऐसा कुछ नहीं है। एक बार यूं ही बातें करते हुए मैंने उसे पूछ लिया था, सुनीता, तुम्हारा क्या ख्याल में शादी माता पिता द्वारा ढूंढे गए लड़के लड़कियों से होनी चाहिए या चुनाव अपना होना चाहिए? उसने मुझे अरेंज मैरिज के पक्ष में लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। मैंने उसकी बात को विरोध करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिसके साथ जिंदगी बसर करनी है उसे जीवन साथी अपनी पसंद का हो? जिंदगी का सफर का काटना दुर्बल हो जाएगा। विवाह में एडजस्टमेंट का नाम है। अगर अपने चुनाव के साथी से एडजस्टमेंट नहीं तो भी शादी नहीं चलेगी। वो अपनी बात पर अड़ी रही। मैं समझ गया था कि वह अपने परिवार के संस्कार में डूबी रची बसी है, कि उसकी अपनी कोई सोच नहीं है। मैंने मन ही मन में निर्णय लिया कि अब मैं सुनीता से बात नहीं करूँगा। पर कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि उसकी सीधी सादी दोस्ती मुझे बेहद खुश कर देती है। मेरे काम के बारे में उसका पूछना, मेरे जीवन के बचपन की बातें रुचि लेना, तो अपने कॉलेज की बातों का कभी हंसना, कभी हैरान होना। आकाश की इंद्रधनुषीय छठा क्या कम थी मेरे लिए? शादी ही तो हर जान पहचान की ललक की मंजिल होती है।
भैया मैंने अपने दिल को समझा दिया था। मैं फिर ज़िंदगी सबको मन चाहा कहाँ मिलती है। ज़िंदगी के अपरनीय अपने तौर तरीके हैं। सुनीता के लिए बड़े ज़ोर शोर से वर की तलाश हो रही थी। ये बात मुझे सुनीता ने खुद बताया। मैं समझ गया था कि वो मुझे अपने बचपन के दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। दम घुटने सा लगा था मेरा मेरा अब मेरठ में रहना मुश्किल हो गया था। मैंने कई फॉर्मों में नौकरी के लिए आवेदन भेजा शुरू कर दिया और मुझे एक बड़ी फॉर्म में नौकरी मिल गई। सुनीता को पता तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसे जैसे भूचाल आ गया। ओह, तुम्हारे लिए पैसा, फ्लैट, गाड़ी की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। एक बार बताया भी नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो। वो बहुत गुस्से में थी। जाओ, अगले महीने क्यों, अभी ही चले जाओ। मर नहीं जाऊंगी तुम्हारे बिना, जूल जी लूंगी। कहते कहते हुए तेजी से सीढ़ी उतर गई। मैं अपने आप को अपराधी महसूस करने लगा और थोड़ा महत्वपूर्ण भी। अगले दिन वो मेरे पास आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। संतुलित लहजे में बोली, प्रभात, आई एम सॉरी। कल पता नहीं मुझे क्या हो गया था। क्या कुछ नहीं कह दिया मैंने तुम्हें? तुम इतने होनहार हो। अगर अपनी तरक्की के लिए प्रयत्न कर रहे हो तो तुम्हें करना भी चाहिए। ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और अच्छे अवसर दे। मेरा मन भारी हो उठा। कहना चाह रहा था, मैं तो तुम्हें मर कर भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। मुझे वो दुनिया ही नहीं चाहिए जिसमें सुनीता ना हो। लेकिन प्रत्यक्ष मैं सिर्फ इतना ही कह पाया, मैं आता जाता रहूँगा तुम सबसे मिलने के लिए। जब भी बुलाओगी, जहाँ बुलाओगी चला आऊँगा। फिर एक दिन मैं उसे बिना बताए मेरठ से दूर मैं यहाँ दिल्ली चला आया। जिंदगी नीरस रेतीली बोझ लगने लगी थी। मन हर समय उदास रहता, अकेला सरलता रहता। अके फिर भी मैं उससे मिलने नहीं गया, ना ही उसे बुलाया। सिर्फ 1 साल बाद उसकी शादी का कार्ड मिला, जिसमें एक बार फिर मुझे झंझोर कर रख दिया। मोहब्बत के अंगारे अभी तक सुलगे रहे थे। सांसें चल ही रही थी, इसीलिए जिंदगी जिंदा तो था, लेकिन जिंदगी सा पूरी तरह उदासीन था। एक दिन अचानक सुनीता मुझे फंक्शन में मिल गई। कुछ नर्वस सी लग रही थी। कुछ देर तक इधर उधर की बातों के बाद मैंने पूछा, और बताओ अभिषेक कैसा है, स्वभाव कैसा है? एक पल के लिए उसने मुझे देखा और फिर खिलखिला बोली, बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक है, लेकिन घमंड छू तक नहीं गया। कभी मौका मिले तो तुम्हें उससे जरूर मिलाऊंगी। उसे तो जैसे मौका मिल गया था अपने पति की प्रशंसा करने का। मुझे उस पर कम खुद पर ज़्यादा गुस्सा आने लगा। क्या पड़ी थी उसे ऐसा बेतुका सवाल पूछने? तभी उसकी आवाज़ खनकी, तुम भी बताओ, तुम भी अब शादी कर लो किसी सुंदर सी लड़की से। जरूर करूँगा, लड़की की कमी नहीं है। तुमसे सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की लाऊंगा। तुम खुद को समझती क्या हो? कहते कहते मैं खड़ा हो गया। वो भी उठी और मुझे बिना नजरें मिलाए बोली, मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो प्रभात? सचमुच सचमुच जिंदगी भर का तुम्हारा साथ मिलेगा। वो दुनिया की सबसे सुंदर और भाग्यशाली लड़की होगी। मैं अपराधी बना उसके सामने खड़ा था। सुनीता अब तक बिल्कुल रोई आसी हो गई थी। तुम बिना बुलाए मेरी जिंदगी में आए और कब मेरे जीवन का हिस्सा बन गए मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे बिना बताए चले भी गए। तुम्हारे जाते हुए कदम की आवाज़ तो सुनी थी मैंने, पर आगे बढ़कर तुम्हें रोकने का साहस ना जुटा पाई। समझ ही नहीं पाई कि तुम्हें रोकूं तो कैसे रोकूं, किस अधिकार से, किस रिश्ते से? उसकी आँख की कोर भीगने लगी थी, आवाज़ कांपने लगी थी। आज तुम मेरे सामने खड़े हो, कल मुझे लगेगा जैसे यह सपना था। मत जाओ प्रभात, तुम होते हो तो सब अच्छा लगता है, वरना ये दुनिया वीरान सी लगती है। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। सुनीता हाथ में मुंह छुपाए घुटनों के बल बैठ गई, जैसे खड़े होने की शक्ति शेष न बची हो। काली घटा से उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे, मांग में सिंदूर चमक रहा था, लेकिन
मैं आगे बढ़कर उसे बाहों में भर ना सका, बहता हासा चूम ना सका, उसके गले लगकर रो ना सका। बस सैलाब सा उमड़ आया था जो शरीर की हदें पार कर बह जाना चाहता था। कहना चाहता था, सुनीता, मैं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम्हारी कल्पना में, तुम्हारे सपनों में। पर नहीं कह पाया, मैं उससे वो सुकून नहीं दे पाया जिसकी तलाश में मैं कहाँ नहीं भटका। वो सुकून मुझे मिल गया था सुनीता के प्यार के रूप में। वो सुकून मेरे भीतर, मेरे वजूद के जर्रे जर्रे में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।